अब पढ़ना है हमको रेन एंड मैन प्रॉब्लम। बोले रेन और मैन की प्रॉब्लम क्या है? बोले कीचड़ हो गया। तो वो वाली समस्या नहीं है। समस्या ये है कि वो वेलोसिटी जो अपीयर होती है बात उसकी होती है। अब तो इतनी बारिश ही नहीं होती है कि जिसमें कहा जाए कीचड़ हो गया। मैं देखो, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई रेन हमेशा ऊपर से नीचे आएगी। अब ज़मीन से ऊपर तो जाएगी नहीं, उसे फव्वारा कहते हैं, है कि नहीं है? तो वो रेन नहीं होगी ना। तो सिंपल सी बात है कि रेन हमेशा जैसे नॉर्मली ऐसे रहेगी। अगर बिल्कुल स्टेशनरी है, कोई विंड नहीं चल रही है या कोई भी नहीं चल रहा है, तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पर्सन है, वैसे हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, ये मैन की है, ठीक। हम लोगों को निकालना रहेगा हमेशा, देखो जो मैन होगा वही ऑब्जर्व करेगा ना रेन को, रेन तो ऑब्जर्व नहीं करेगी मैन को। तो वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन एट ऑब्जर्व बाय द मैन। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो ऑब्जर्व करेगा उसको हम माइनस कर देते थे, ये रहता था। तो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था भाई माइनस वेक्टर आ गया। माइनस वेक्टर आ गया मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ वेक्टर। डिफरेंस ऑफ वेक्टर हम क्या करते थे? हम नेगेटिव में ऐड करते थे ना। अगर हम विद डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना है? रेन की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को नेगेटिव करके जोड़ देना है। तो रेन तो देखो ऐसे ही रही, मैन को हमने कर दिया नेगेटिव, तो इसके हेड पर करते हैं ना, तो इसके हेड पे ऐसे रख के ये हमने जोड़ दिया, और जोड़ेंगे तो यहाँ से ऐसे रख जाएंगे, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट में। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर हम देखिए क्या आ जाएगा, ये वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। फिर आपसे पूछेगा कि भाई कितने एंगल पर इस रेन से बचने के लिए वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। तो देखो रेन पर उसको ऐसे अपीयर हो रही ना, अब वर्टिकली तो नहीं अपीयर हो रही है, तो ऐसे हो रही है, तो इसी एंगल पर होल्ड करेगा अम्ब्रेला को ये, ठीक है। जब होल्ड करेगा तो वर्टिकल से एंगल पूछेगा। तो वर्टिकल से एंगल यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये ऐसे छाता पकड़े हुए हैं हम, तो ऐसे हमने ऐसे टिल्ट किया, ऐसे टिल्ट किया, तो वर्टिकल से एंगल पूछेगा ना। हॉरिजॉन्टल से तो नहीं पूछ रहा, हॉरिजॉन्टल पूछे तो ये रहेगा, वर्टिकल से पूछ रहा तो इधर रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम tan थीटा देखें तो tan थीटा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वी एम हो गया, बेस हो गया वी आर, तो यह आ जाएगा वी एम अपॉन वी आर, ये विद वर्टिकल, ये स्पेसिफाई करेंगे कहीं। हालांकि वर्टिकल से ही हमेशा पूछता है, हॉरिजॉन्टल से नहीं पूछता है, लिख लेंगे इसको। चलने लगेगा तो रेन जो पहले वर्टिकली थे वो ऑब्लिक अपीयर होगी उसको। अब नॉर्मल से रहेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। फुल स्टॉप। अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, running on horizontal road with velocity 4 किलोमीटर पर आवर, उसको ही 4 बोला था, हाँ तो इसको 3 कर दो, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड, velocity of rain as observed by the man, and also find angle with vertical, angle with vertical at which man will hold umbrella, man will hold umbrella to protect from the rain, to protect from the rain, VRM 5।
बस सिंपल सा इसी तरह रख देना है आपको। तो यहाँ जैसे पहले रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये तो रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। अब जो मैन है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे से जा रहा है विद 3 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन। तो रेन तो ऐसे ही रहेगी, मैन को माइनस कर देंगे, ये इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये रहेगा एंगल। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी हम लोग को फॉर्मूला पढ़ा ही है, √VR² प्लस VM²। VR की वैल्यू 4 है, तो यहाँ रखा हम लोगों ने 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये रहा देखो 16 प्लस 9, ये आ गया √25, तो वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वर्टिकल से पूछ रहा है एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 आ जाएगा, और 3/4 कितना रहता था 37 डिग्री। तो ही विल होल्ड द अम्ब्रेला एट 37 डिग्री विद द वर्टिकल। हाँ तो जनरली इस पे हालांकि जैसे रेन के 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तीसरा टाइप कभी पूछा नहीं जाता है, तो बिना मतलब उस पर जब धीरे रिवीजन करेंगे तो वो भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे। अभी जैसे जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनको समझ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक। अब देखिए पहले देखो वर्टिकली डाउनवर्ड थी रेन, जैसे ऐसे खड़े हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड थी। जब वो चल रहा था तो उसको कुछ पीछे की तरफ रेन चली गई है कि नहीं, पहले जिसको वर्टिकली डाउनवर्ड था, जब वो चलने इसमें देखा तो किधर गई, पीछे की तरफ। अब मतलब ऐसा हो कि मतलब जो पर्सन है वो ऐसे खड़ा है और रेन सर्टेन एंगल पर ऐसे मतलब उसको ऑब्लिक गिर रही जा करके। अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। जब दौड़ना शुरू किया तो उसने ऑब्जर्व किया जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो रही है उसको, ठीक है ना भाई। पहले जब खड़ा हुआ था मतलब मैन रेस्ट में था, तब जो रेन थी वो सर्टेन एंगल पर वर्टिकल से ऐसे आ रही थी, उसको महसूस हो रही थी। जब उसने दौड़ना शुरू किया तो उसको अपीयर होने लगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो भी रहेगा उसमें पता कर लेगा या रेन की वेलोसिटी बताइए, या ऑब्जर्व बाय द मैन, या वेलोसिटी ऑफ रेन बताइए। तो लैंग्वेज लिखेंगे, फिर सॉल्व करता हूँ। अ मैन standing on the road, a man is standing on the road, observe rain at angle 30 degree with vertical full stop. He start running with velocity 10 kilometer per hour and observe rain vertically downward. Then find velocity of rain as observed, velocity of rain with respect to ground, velocity of rain with respect to ground, ठीक। मतलब एक्चुअल वेलोसिटी रेन की बतानी क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहेगा। पहले जो जैसे ये वर्टिकल रहती है, पहले आप ये समझ लेंगे ये था। अब रेन किधर रहेगी, तो जब दौड़ना नहीं शुरू कर रहा है ये वर्टिकल है, अब कह रहा है पहले उसे वर्टिकल से 30 डिग्री पर महसूस हो रही है रेन।
अब वर्टिकल से देखो इधर भी रहता है और इधर भी रहता है, बात आती किधर रहेगी, मतलब ये फर्स्ट वाली पोजीशन रहेगी या सेकंड वाली। अब इसको समझने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि जब आदमी दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, मैन दौड़ना शुरू कर दे रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तब उसको कैसी रेन अपीयर हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो जैसे ऊपर तरफ ऐसे बना है तो ऐसे नीचे बना देता हूँ, ट्रायंगल बनाने में आसान है। तो ये ऐसे आ रही है वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, ठीक, ये अपीयर हो रही है। ये फाइनल कंक्लूजन है। इनिशियल में ये कह रहा है कि जब वो खड़ा है तो उसको 30 डिग्री पर रेन अपीयर हो रही है। तो 30 डिग्री हमने कहा भाई ये भी है और ये भी है, तो फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए, सेकंड पोजीशन होनी चाहिए, कोई एक ही तो रहेगी, कौन सी होनी चाहिए। अब नॉर्मल सा आइडिया लगाओ कि आपको इसमें फर्स्ट पोजीशन रहनी चाहिए रेन की या सेकंड रहनी चाहिए। भाई अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी, जैसे ऐसे खड़ा है, ठीक है, जब दौड़ना शुरू करता है रेन की तरफ अपीयर होती है उसको पीछे की तरफ। तो अगर हम इसको मानते हैं, अगर 2 को, जब दौड़ना शुरू करती है तो और पीछे चली जाती है रेन, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आती ही नहीं, यानी इसका मतलब पहली वाली पोजीशन होनी चाहिए, जब खड़ा है तब इधर की तरफ अपीयर हो रही होगी, जब दौड़ना शुरू करेगा तो रेन किधर जाती है, पीछे की तरफ। देखो ये दिख रहा है, जब ये करता है तो रेन किधर जाती है, पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ जाएगी तो सीधे क्या हो जाएगी, वर्टिकल। इसका मतलब पहले जो से अपीयर हो रही थी वो ये कंडीशन थी। तो एक्चुअल जो रेन थी पहले, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इस एंगल पर अपीयर हो रही थी 30 डिग्री पर। जब ये मैन दौड़ना शुरू किया तो उसको कैसे अपीयर हुई, वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन। तो हमें ये वैल्यू पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी पता करनी है रेन की क्या रहेगी। बस सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। अब देखिए इसको हम रिजॉल्व करते हैं, तो जो इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा जिसके साथ एंगल होता है उसका कॉस रहता है, तो वी आर जी कॉस 30, और इधर क्या रहेगा जा करके वी आर जी साइन 30। अब जो वैल्यू पता है उसके बराबर रखते हैं। तो हमें क्या पता है कि देखो ये जो वैल्यू आई वी आर जी साइन 30 इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग आई ना, तो अगर इसी के अलोंग आ रही है तो इसकी वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, तभी तो ऐसा हो सकता है। अगर नहीं होता तो बराबर इसके ना आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ हम पाएंगे वी आर जी साइन 30 इज इक्वल टू वी एम। वी आर जी साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2 और वी एम की वैल्यू 10 दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। बस अगर मान हमसे ये पूछता कि ये बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसको अगर हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये कितना आ रहा है जा करके वी आर जी कॉस 30। वी आर जी की वैल्यू निकालेंगे हम, कॉस 30 की वैल्यू रहती है √3/2, तो ये देखो कितना आ गया 10√3 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन। तो लिख लेंगे इसको, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व दैट, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व दैट रेन falling downward with angle of 60 degree, with angle of 60 degree with vertical, ठीक है, फुल स्टॉप। ही स्टार्ट रनिंग and observe rain vertically downward with 30 किलोमीटर पर आवर, with 30 किलोमीटर पर आवर। Then find
देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एंड मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन एंड मैन with respect to ground, velocity of rain and man with respect to ground। ठीक है, पहले वो खड़ा है तो उसे रेन अपीयर हो रही है एंगल 60 डिग्री पर, फिर वो दौड़ना शुरू करता है तो उसे रेन अपीयर हो रही वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें रेन की एक्चुअल वेलोसिटी और मैन की एक्चुअल वेलोसिटी पता करना है। एक्चुअल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बताइए। ये 15√3 मैन की और रेन की 15 प्लस √3, 15 मतलब 151 1 प्लस √3। ये 60 आ रही। चलिए पहले जो कह रहा है उसको हम देखते हैं। ये वर्टिकल है, यहाँ से पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको रेन अपीयर है 60 डिग्री पर। जब वो दौड़ना शुरू कर देता है, रेन अपीयर हो रही से वर्टिकली डाउनवर्ड कितने से 30 किलोमीटर पर आवर से। तो हम लोगों को एक्चुअल वेलोसिटी रेन की पता करनी है और मैन की पता करनी है। तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ, इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर ये कितना आएगा cos 60 और इधर ये रहेगा जाकर के VRG sin 60। तो हमें देखो, अगर मैन की वेलोसिटी पता करनी है तो ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इस वेलोसिटी पता होनी चाहिए। हमें पहले रेन की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। रेन की वेलोसिटी पता करने के लिए हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर भाई एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना। जब एक ही लाइन पे पहुंच रहे हैं जाकर के, तो हम यहाँ पर ये पाएंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड cos 60 इज इक्वल टू, ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पर VRG cos 60 की वैल्यू 1/2 रहती है, VRM की वैल्यू हमें 30 दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो हमें अगर मैन की वेलोसिटी पता करनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये रहेगा VRG sin 60 के बराबर। VRG हम लोगों ने कहा 60 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ गया 30√3 किलोमीटर पर आवर। बस हो गया। पर उस लाइन के क्रॉस आ रहा है, मतलब दोनों बराबर होंगे तभी तो सेम लाइन पर हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो रिजॉल्व किया, उनको बराबर कर दिया। कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, कई बुक्स में या कई लोग इसे वेक्टर फॉर्म से बताते हैं, फिर उसे रिजॉल्व करिए, फिर उसे बराबर कीजिए। तो ज़्यादा लेंदी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने ज़्यादा स्टेप बढ़ाओगे कंफ्यूज होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन प्लेन।
मोशन एंड प्लेन का मतलब ये है कि हम यहाँ पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। जैसे अभी मोशन इन 1D पढ़ा, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, मोशन इन 3D मतलब मोशन इन प्लेन जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहेगा। ठीक, अब पहला से यहाँ समझिए, इसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये सरफेस है, यहाँ पर हमने इसके फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है और हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पर देखो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, एंगल कितना है 0। यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 डिग्री, ये हुआ ना। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसमें क्या निकलेगा, जब देखो अगर उसी स्पीड की दिशा में अगर उस पर बल लगा देंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसका जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर उसके विपरीत दिशा में लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। मतलब कहने की चाह रहा हूँ, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम देखो सेम डायरेक्शन में लगाएं या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में, ठीक। अब तुम ये सोचोगे, अभी नहीं बाद में सोचोगे कि भाई इसमें तो डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए इसमें फोर्स डायरेक्शन लगा रहे हैं, धीरे धीरे करके वेलोसिटी घटती जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगा 0, फिर क्या होगा, उसके विपरीत दिशा मूव करने लगेगा। तो वो विपरीत दिशा मूव तब करने लगेगा, पहले वेलोसिटी 0 होगी ना, उसके बाद मूव करना शुरू करेगा जाकर के। तो हम तो उसके 0 से पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने उसके पैरेलल लगाया या एंटी पैरेलल फोर्स लगाया तो वेलोसिटी का केवल क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहली बात है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये अगर ब्लॉक ऐसे जा रहा है और हम इसके परपेंडिकुलर फोर्स अगर अप्लाई करें तो क्या करता है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये मूव करने लगता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर, अब ये यहाँ पर पहुँचा जाकर, तो डायरेक्शन वेलोसिटी किधर होगी, ये यहाँ पर पहुँचा, डायरेक्शन इधर हो गई, ये यहाँ पर पहुँचा, डायरेक्शन इधर हो गई, लेकिन फोर्स हमेशा इसके कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब परफॉर्म करेगा, जब फोर्स उसके स्पीड के या वेलोसिटी कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये आती है, जब फोर्स ना तो 90 डिग्री पर रहे ना तो 0 डिग्री पर रहे, इनके बीच में रहे। तो 0 डिग्री पर क्या चेंज होता था, मैग्नीट्यूड, 90 डिग्री पे क्या होता था, डायरेक्शन। अगर इसके बीच की कंडीशन रहेगा तो दोनों चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। उसमें आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, इसमें जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है मिनिमम, ठीक है। और फिर क्या, देखो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता जाता है। तो इस केस में यहाँ पर हम देखेंगे, ये जी लग रहा है, अगर पार्टिकल है तो इसका जो वेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mg। तो ये फोर्स लग रहा है तो एंगल 90 डिग्री नहीं है, कहीं किसी भी कंडीशन में देखेंगे एंगल 90 डिग्री हमें नहीं मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन है। खासकर ये बहुत पूछ दिया जाता है कि अगर मान लीजिए फोर्स किसी मूविंग बॉडी के नॉर्मली लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बताइए उसका क्या कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या कुछ कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर उसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, हाफ mv², v क्या है, स्पीड, बाई काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, तो बदलता जाएगा तो ये चेंज हो रहेगा। तो 3 ध्यान रखना है कि अगर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, द मैग्नीट्यूड विल चेंज एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। अगर आप परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। इन बिटवीन 0 और 90 डिग्री है, देन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल चेंज। तो नोट करके पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट, देखिए, व्हेन ए फोर्स applied
पैरेलल, व्हेन ए फोर्स अप्लाइड पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, then magnitude of velocity, then magnitude of velocity will change, magnitude of velocity will change। ये बना लेंगे इसको पहला। फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे, उसी डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड विल चेंज। ये स्कूल लाइफ में सब ने किया होगा, है ना, प्रेयर में खड़े होते हैं लाइन से, ठीक है, इसके बाद कोई न कोई आ जाता है गेस्ट, वो 15 मिनट आधे घंटे तक अपना भाषण देता है, फिर कहीं आप स्टूडेंट लाइन लगा कर अपनी अपनी क्लास की तरफ जाएंगे, ठीक है, और फिर जो होता है पीछे वाला होता है फिर धक्का देना शुरू करता है और जल्दी चलो जल्दी चलो ठीक है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, when force is applied, when a force is applied perpendicular to the direction of motion, when force is applied perpendicular to the direction of motion, then magnitude is constant, magnitude is constant but direction will change, magnitude is constant but direction will change, that is body will move, that is body will move in uniform circular path, in uniform सर्कुलर पाथ। सेकंड पॉइंट के इंपॉर्टेंट लिख लेना, जब पूछा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है तो ब्रैकेट में लिख लेना कि यहाँ पर क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया। कोई भी ऐसे बना लीजिए, ऐसे सर्कल खींचिए और बस ऐसे करके ऐसे बना दीजिए। अगर प्रॉपर डायग्राम बनाना शुरू करें तो उसी में उलझ जाएंगे। फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता है बायो की तरह, पहले खींच दो बाद में बना दो। टेंटेटिव आइडिया चलता है कि हाँ ऐसा रहना चाहिए लगभग में। अब एक चीज़ यही समझ लीजिए, देखिए कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ा सा होता ना कि अंडरस्टैंडिंग में। अब जैसे ये कहते हैं जो आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इतना आपको आइडिया होगा भाई, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसकी तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिससे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, मतलब जो केंद्र की तरफ लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तो पूछा ये जाता है क्या बताइए ये फोर्स अपनी डायरेक्शन को बदलता है, तो दिमाग में आता है यार वो तो सेंटर की तरफ रहता है तो हमेशा सेंटर की तरफ ही रहेगा, तो कहाँ डायरेक्शन बदलेगी।
लेकिन सेंटर तरफ रहेगा। देखो यहाँ है तो देखो ये इस तरफ है लेफ्ट साइड में, जब ये इधर पहुँचा किधर हो गया राइट साइड में, जब ऊपर है तो नीचे की तरफ, नीचे है तो किधर है ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन तो अपनी बदल रहा है ना, है नहीं। तो फोर्स की अपनी मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ही अपनी चेंज करता जा रहा है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ध्यान रखना फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है लेकिन डायरेक्शन ये बदलता जा रहा है। ठीक, थर्ड पॉइंट आते हैं। व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग, when a force is acting in between 0 degree and 90 degree, in between 0 degree and 90 degree to the motion of a body, to the motion of a body, then both magnitude and direction, then both magnitude and direction of velocity, both magnitude and direction of velocity will change, magnitude and direction of velocity will change। एग्जाम्पल लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 एक्सिस रहेंगी एक्स और वाई। ठीक, अब इसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि हम चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन या पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी बात करें, जब तक नहीं कहा गया है हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो एयर इफेक्ट रहेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एयर इज नॉट कंसीडर्ड, इफेक्ट ऑफ एयर इज नॉट कंसीडर्ड। जो हवा का प्रभाव रहेगा या एयर रेजिस्टेंस रहेगा उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। दूसरी बात, इस पूरी मोशन में जो एक्सेलरेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन कौन सा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो बदलेगा नहीं, तो ये जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की है, मतलब इस पूरी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन, इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब नियत रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। और फिर कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है कि नहीं है? वो कह रहा है परिवर्तन नहीं होगा, बोले चेंज इज ए साइक्लिक प्रोसेस, है नहीं? जो आज है कुछ समय बाद फिर से वही होगा। अब होगा ही, देख लिया जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पहले डेजर्टिफिकेशन था तब ऐसे घूमते थे, कुछ समय बाद फिर यही होगा। आप देख लीजिए तरह तरह की बीमारियां ऐसी आ रही, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है।
ठीक नहीं है, इतना मतलब साइंस कहते हैं ना। लेकिन वही होता है, इंसान जिसलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा इंसान बहुत खतरनाक होता है सोसाइटी के लिए। भाई ऐसे समझ लेंगे, अगर उसका अगर पॉजिटिव अप्रोच है, मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, तो बेनिफिशियल है। अगर उसकी डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है तो बहुत खतरनाक है। तुम किसी भी दुनिया में देख लीजिए, जो व्यापार होता है, जो उनका ट्रेड होता है, वो कोई मेडिसिन के लिए नहीं सुना होगा। देखो ये हवाई जहाज आ गया, अब ख़त्म, एक बम मारेंगे नक्शा से ख़त्म। ये मिसाइल आ गई हमारे पास, मतलब वो दूसरे के प्रति भय का माहौल दिखाना चाहता है कि देखो हमारे पास ये है कि अगर एक बटन दबाएंगे तो तुम नक्शे से ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, अब ये कौन बताएगा भाई अगर तुम दबाओगे नक्शे से ख़त्म तो कोई दूसरा भी तो दबाएगा। ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम वही है, कुछ ना कुछ तो उसके पास है। तो मतलब इंसान ने अपने जितना भी डिस्ट्रक्टिव ऑपरेटर्स हैं वही बना के रखे हैं। अब हेल्थ पे या बचाने के लिए कोई उपाय किया नहीं था, तो उसने कहा ठीक है, कोरोना ने मामला तका, बोला ठीक है, अब 2-3 साल होने आ रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब बोले अब ये हो गया, अब वो हो गया, बोले नया वेरिएंट आ गया, वो नया ऐसे तो मान लो बदलते ही रहेगा जा करके, तो तब क्या कर लोगे। तो अगर उस एस्पेक्ट में प्रयास किया गया होता तो ये दिन ना देखने पड़ते। प्रयास ये कि हम यहाँ से मिसाइल दागेंगे वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, दाग के दिखाओ हम पे। ठीक है, अब वो यहीं टहल रहा है गली मोहल्ले में सबके पास में, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये अप्रोच होती है, जो कहते हैं ना ह्यूमैनिटी है, उस शब्द के लिए मानवता बना हुआ है, लेकिन जो सोसाइटी है उस पर काम नहीं करती है। अब इतना सब जानते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, लेकिन जो लोग डिसीजन सुनाते हैं वो उन ऑफिसों में बैठे हैं जहाँ पर 24 आवर एसी चलता रहता है। ठीक है, वहाँ बताएंगे एसी बड़े खराब है, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ा जा करके। खुद ही उगल रहे हैं और खुद ही उपदेश दे रहे हैं। पहले अपने आचरण में परिवर्तन लाइए, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, तब समाज आदमी करेगा जा करके। अब जो रिसोर्सफुल पर्सन है वो खुद नहीं कुछ करना चाहता है, दूसरे चाहता है कि आप करिए। तो जो नीचे वाला तबका है वो तो सोचता है कि यार तुम्हारे पास ये संसाधन है, तो आदमी ये चाहता है ना भाई जो अपने से बड़ा होता है वो उसके जैसा बनना चाहता है। वो चाहता है भाई तुम ऐसे रहते हो, तुम्हारे सब ऑफिसों में, घरों में, जहाँ देखो सब एसी लगाओ, सब गाड़ियाँ इतनी बड़ी, तो वो भी वही एक्वायर करना चाहता है। तुम उसे कहते तुम मत करो ये, तुम अगर करोगे तो ओजोन टूट जाएगी। तो कही भाई ये कौन सी बात, हमारे पास तो अभी है भी नहीं, और तुम मुझसे कह रहे हो तुम करोगे तो हो जाएगा। तो इसके पहले तो तुम बंद करिए ना, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, बस रोज़ समिट होगी, उस पर करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। तो वही कहानी है। तो अब चेंज होगा तो चेंज किसी दिन, ऐसी प्रकृति है ना, वो फिर बताएगी क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, जैसे एक आ गया भाई 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल 2 एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस और दूसरी क्या है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे अभी हम लोगों ने कहा था भाई अगर फोर्स मोशन के इन बिटवीन लगेगा 0 और 90 डिग्री की, तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होंगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका गया कोई एंगल थीटा बनाते हुए, तो देखो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये क्या रहेगा, v cos थीटा, और जो इधर कंपोनेंट आएगा ये v sin थीटा। ठीक है, मतलब ये v sin थीटा इसको ऊपर ले जाना चाहेगा और v cos थीटा इसको आगे तरफ लेना चाहे। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है वो किधर लगता है, नीचे की तरफ। अब देखिए इस v cos थीटा के ये 90 डिग्री पर है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था अगर मोशन के 90 डिग्री पर है तो क्या बताइए उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, नहीं आएगा। तो मतलब v cos थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन v sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और फिर इसी डायरेक्शन मूव करने लगेगा। जैसा उसमें हम लोगों ने ये बात की थी ना कि ये मतलब इधर मूव कर रहा था, ये इधर फोर्स लगा रहे थे, तो पहले इसकी वेलोसिटी घट जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 के बाद फिर इसी फोर्स की डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा। तो वही कंडीशन होगी। तो इस ब्लॉक को हम देखेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे मूव करेगा जा करके। तो यहाँ पर हाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह पर हमें सेम मिलेगा v cos थीटा, और यहाँ भी क्या मिलेगा v cos थीटा, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये बढ़ने लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, ये इस तरह से बढ़ने, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा जा करके। ये बढ़ते बढ़ते जब इधर आएगा तो हम लोग पढ़े जब इसको नीचे आता है तो उतनी स्पीड से आता है जितनी स्पीड से इसे फेंका गया होता है।
अगर ये v स्पीड से रही होगी जा करके तो यहाँ पे v आएगी, उतने ही एंगल रहेगा जा करके ये, तो इधर देखिए आ जाएगा v cos थीटा और इधर आ जाएगा ये v sin थीटा। अब इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं o और यहाँ मान लेते हैं q। अब यहाँ देखिए ये इधर g इधर लग रहा है ना, देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर। बाकी कहीं पर ऐसा नहीं दिखेगा, कहीं पर देखेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी इधर रहेगी ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये पूछ दिया था, बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन में किस पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल होते कहाँ रहेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, ये क्यू पॉइंट। अब दूसरा इफेक्ट रहता है, ओ पॉइंट है, तो वेलोसिटी या प्रोजेक्शन निकालना हमें वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लिखा v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में आई कैप लिखा जाता है। दूसरा है v sin थीटा, ये लिखेंगे हम लोग j कैप। अब यहाँ पर देखते हैं क्यू p पर जब ये स्ट्राइक की जा करके, तो हॉरिजॉन्टल तो उसी डायरेक्शन में है, v cos थीटा आई कैप, ये नीचे की तरफ गया तो क्या हो जाएगा माइनस v sin थीटा j कैप। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो लिख रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो हमसे कहेगा जब इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जब टकराई आकर के तब की वेलोसिटी बताइए। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज नहीं आता है, जो वर्टिकल होगा वो डायरेक्शन बदल देता है। तो बस इस तरह लिखा है, पूछ दे बताइए कौन सा सही है। तो ये बात हमने वेक्टर में भी की थी, तो पहले तो इतना बना लीजिए, ठीक है। इसको खास करके ध्यान रखेंगे कि ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ये कैसे रहेगा कांस्टेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वी साइन थीटा ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो पहला अभी तक स्टेप में ये ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा टोटल पाथ में, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो चेंज होता है, मतलब घटता जाएगा। पहले हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट 0, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो, जैसे नीचे आगे फिर वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर जब टकराएगा तो वही वैल्यू आएगी जो पहले थी, बस डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में रहेगा, ये अगर प्लस जे था तो किस में हो गया माइनस जे, इतना अंतर रहेगा, ठीक। दूसरी बात अब इसमें जो रहता है, जो हमें फॉर्मूले कैलकुलेट करने रहते हैं, बात उसकी करते हैं। खींचना उधर आगे, अरे यार बस, थैंक यू, ठीक। अब दूसरा जो इसमें फॉर्मूले रहते हैं जा करके, जैसे हम लोगों ने कहा भाई एयर का इफेक्ट यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी हम लोगों ने पढ़ा था भाई, जितना समय लगता है नीचे से ऊपर तक आने में, उतने समय ऊपर से नीचे तक आने में लगेगा। तो जितना भी यहाँ से यहाँ तक रहेगा उतने ऊपर से नीचे तक आने में रहेगा। तो एक तरफ का टाइम निकाल लेंगे, उसका हम कर देंगे डबल, उसे बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई कितने समय तक ये हवा में रहा, वो आ जाएगा। दूसरा बात ये जो हाइट है, अब ये समझ लीजिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन में आता है, वो पूछे बताइए मैक्सिमम हाइट अटेंड, तो मैक्सिमम हाइट में जनरली स्टूडेंट पर ये सोचने लगता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर एंगल पर सोचता है। अब यहाँ पर देखिए जो हाइट है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस ओवरऑल सभी हाइट में मैक्सिमम तो यही है ना, तो ये हाइट पूछी जाती है मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो ऊपर कौन ले जा रहा है वी साइन थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी वी साइन थीटा है, फाइनल कितनी हो जा रही है 0, तो हम ये हाइट निकालेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया, हाइट निकल आया, फिर ये यहाँ से हमने फेंका था और यहाँ पर टकराए जा करके ये, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आई, इसे बोलते हैं हम रेंज, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हैं, ये कैलकुलेट करने रहते हैं, तो उन फॉर्मूले को देखते हैं, फिर उन पर देखेंगे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो अब इसमें मोशन दो तरीके हैं, एक वाई एक्सिस में है, दूसरा किस में है, एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस की तरफ पहले देखते हैं, वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u है, वो कितना है, v साइन थीटा। तो यहाँ हम O से लेकर के Q के बीच में देख रहे हैं, O से Q तक इनिशियल वेलोसिटी v साइन थीटा है, जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी देखो ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो ये कितना आ जाएगा, -g। ठीक है। हमें टाइम निकालना और हाइट निकालना है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने समय तक वो हवा में रह रहा है, कैपिटल T। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो v = ये आएगा u - at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v साइन थीटा और -gt। तो -gt इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा v साइन थीटा। तो देखो एक तरफ का जो टाइम आया ये हुआ जाकर के v साइन थीटा अपॉन g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल T रहेगा जाकर के हो जाएगा 2t। तो यहाँ आ जाएगा 2v साइन थीटा अपॉन g, ये आ जाएगा। एक तरफ का टाइम v साइन थीटा अपॉन g, उतने दूसरे का रहेगा, डबल कर देंगे, लिख लेंगे इसको पहले। टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया 2v साइन थीटा अपॉन g आया। आज में देखिए जिसकी v साइन थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा रहेगा। ये तो बाद में कंपेयर करेंगे। अब दूसरा देखते हैं हाइट। सेकंड पॉइंट, हाइट अटेंड। इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगाने में हम लोग क्या पाएंगे, ये इधर आएगा बाई v² = u² - 2g। s की जगह क्या रख देंगे, h। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है v साइन थीटा, ये रखा v साइन थीटा का होल स्क्वायर -2gh। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2gh = v² साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो h = आ जाएगा v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हाइट होगी। अब निकालना हम लोगों को रेंज मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अब देखते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस।
ठीक, along x एक्सिस। तो along x एक्सिस मतलब x एक्सिस के along देख रहे हैं कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट बनी हुई है, ठीक है, और एक्सेलरेशन x एक्सिस के along है नहीं, तो कितना है, 0। निकालना हम लोगों को डिस्टेंस है। टाइम तो दे रखा भाई, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम हमें दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन देखेंगे भाई s इज इक्वल टू रहेगा भाई यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा होगा। कैसे, वो कह देगा मान लो कोई बस है जा रही है, वो चलती हुई बस में हमने इस सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे जा करके, तो जब बॉल को भी तो एक्सेलरेशन वही मिल जाएगा जो बस का था। यह रिटार्ड कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो ये ध्यान रखना है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है तो रखेंगे, नहीं दे रखा तो 0 कर देंगे। अब यहाँ पर ये बोला गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कंडीशन देखना है, तो यहाँ पर जो तीसरा हमें कैलकुलेट करना है वो आता है रेंज, ठीक। तो s की जगह रख देंगे हम r, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है v cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकाला हम लोगों ने वो था 2v sin थीटा अपॉन g प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0 है, और यहाँ पर टी स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये क्या कर दिया, यू एक्स, हाँ ठीक है ना, हाँ, तो ये वैल्यू रही जा करके। तो r इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए v इंटू वी, ये कितना रहेगा, v स्क्वायर इंटू ये 2 आया, यहाँ लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये साइन 2 थीटा होती है, तो रेंज इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लीजिए। यही 3 फॉर्मूले, बस इसी में इधर उधर सब होता रहेगा। ठीक है, लिख गया होगा। अब इसमें देखते हैं, अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग को निकाला, t इज इक्वल टू था 2v साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, और हाइट का फॉर्मूला निकाला है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी या 2g, ठीक है, या इसको हम लोगों ने ये लिखा था v साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। करने क्या चाहते हैं, बात ये आती है, हम टाइम ऑफ फ्लाइट और इस हाइट में रिलेशन निकालना चाहते हैं, ठीक। नोट का फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से हमें ये लिखा है भाई कैपिटल T इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन जी है। तो देखिए अगर हम v साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो v साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या पता चल जाएगा, हाइट का इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में। तो यहाँ देखो v साइन थीटा यहीं रखा रहने देते हैं, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा t और 2 आ जाएगा नीचे, तो GT/2 इज इक्वल टू ये रहेगा जा करके v साइन थीटा, ठीक। अब इस v साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एज v साइन थीटा इज इक्वल टू GT/2, सो h इज इक्वल टू v साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। v साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं, देखिए GT/2 का होल स्क्वायर बाई 2g।
सिंप्लीफाई करते हैं एच इज इक्वल टू, यहाँ देखो हो जाएगा जी का स्क्वायर टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 4 और 2 पहले से लिखा हुआ है जी, इससे इसको हटा दो, तो हटाएंगे तो ये देखो आएगा जी टी स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ हमने पाया देखो h इज इक्वल टू आ रहा है जी टी स्क्वायर बाई 8, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 8h, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h अपॉन जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू आ रहा है 8h अपॉन जी। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, हाइट के। भाई जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा आएगा। अब चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लीजिए, भाई दोनों ही देखो वर्टिकल कंपोनेंट में डिपेंड कर रहा है ना। अगर वर्टिकल कंपोनेंट जिसका ज़्यादा रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा होगा और क्या रह जाएगा, हाइट भी ज़्यादा होगी। तो कई बार फॉर्मूला भी लिखा रहता है, बताइए इसमें कौन सा सही है। तो हम टी इक्वल टू जनरली वो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ध्यान रहता है, टी इक्वल टू सोचते हैं ये कितना आना चाहिए 2h अपॉन जी, जबकि यहाँ क्या आ रहा है अंडर रूट 8h अपॉन जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लिख लेंगे इसको। पहला पॉइंट रहा ये। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में ये है जैसे यहाँ पर थीटा और 90 माइनस थीटा, जैसे एट थीटा, तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला तो ये लिखा है 2v साइन थीटा अपॉन जी, और यहाँ पर दूसरा देखें एट 90 माइनस थीटा, तो T2 इज इक्वल टू 2v साइन, यहाँ कर देंगे 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो 2v कॉस थीटा अपॉन जी, ये इक्वेशन सेकंड हुई, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट में पहले हम क्या करते हैं T1 अपॉन T2 करते हैं। देखो T1 अपॉन T2 करेंगे क्या, देखो 2v अपॉन जी और 2v अपॉन जी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बचेगा साइन थीटा, इसमें बचेगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आ गया देखिए T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर डिवाइड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, टेन थीटा के बराबर आएगा। जैसे एंगल थीटा पर टाइम ऑफ फ्लाइट ये दे रखा है और 90 माइनस थीटा वगैरह है टाइम ऑफ फ्लाइट ये दे रखा है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, ठीक है। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हो या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो, दोनों की वैल्यू कॉस थीटा रहती है, ठीक है। तो बस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के यहाँ कॉस थीटा रख दिया। अब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालना है, हमारे दो बातें रहेंगी। हमने पहले इनका रेशियो किया, दूसरा भी हम कर रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करके देखें तब क्या रहेगा। तो पहले हमने डिवाइड किया इनको, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं T1 एंड T2 को। B, अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो T1 इंटू T2, तो T1 की वैल्यू ये लिखी हुई है जा करके 2v साइन थीटा अपॉन जी, T2 की वैल्यू ये लिखी है जा करके 2v कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसे रीअरेंज करिए करते हैं जगह, तो v इंटू वी ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, एक जी इधर कर देते हैं, एक जी इधर करते हैं, जी स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या लिखा है r
भाई रेंज तो यही तो रहती थी ना, रेंज इज इक्वल टू रहता तो वी स्क्वायर, अभी फॉर्मूला देख लीजिए लिखा होगा अपॉन जी, यही तो होता था। तो इतने की जगह हम आर लिख सकते हैं, तो ये रहेगा देखिए T1 T2। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू आ रहा है 2R अपॉन जी, मतलब थीटा पर टाइम पीरियड और थीटा 2 पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज है।